हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है नीट की PYQ सीरीज स्टार्ट करी है हम लोग ने। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो जितने भी 5-6 साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी उसके शॉर्ट मेथड्स हैं या किस तरह से हम बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं है बल्कि उस किस तरह से समय बचा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी आना बहुत जरूरी है। वो आपको भी यहाँ पर बताया जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान दीजिए। तो आज जो हम लोग उस सीरीज में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन बच्चों करेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। पहला सवाल, ये है एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3160 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। तो आरपीएम जो है वो दूसरी यूनिट है हमारे पास। तो आरपीएम का क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है 1 रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट होता है। तो पर मिनट या 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारा बच्चों रेडियन पर सेकेंड में आ जाता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है 2 पाई बाय 60। एक रिवॉल्यूशन 2 पाई हो गया, एक पूरा चक्कर 2 पाई के बराबर है, और पर मिनट 60, तो रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि हमसे बच्चों पूछा भी रेडियन पर सेकेंड में ही है, पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बस फॉर्मूला लगा देना हमें। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे रोटेशन के केस में। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, अल्फा में फाइंड करना है तो यू विल गेट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी। वैल्यू पुट कर दें तो फाइनल ओमेगा कितना दिया है? 3120 मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम ने तो 2 पाई बाय 60 माइनस इनिशियल कितना है 1200 2 पाई बाय 60 डिवाइडेड बाय पूरे का कितना कर देंगे? समय कितना दिया है? 16 सेकेंड्स। सॉल्व करें इसे तो 3120 माइनस 1200 ये आ गया 2 पाई बाय 60 और इधर आ गया 16। इसको आगे सॉल्व करें तो ये इसको अगर आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 0, फिर ये आएगा 2, फिर ये आएगा 9 और ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 16 इंटू 60। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 16 1 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं 1 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 120। तो इसको सॉल्व किया तो 120 आ गया, इसको आपने सॉल्व किया तो 2 आ गया। तो आंसर हमारे पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों हमारे पास आ गया इसमें करेक्ट? कौन सा आ गया? 4 पाई। तो 4 पाई ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती, सेंटर ऑफ मास का है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप और देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 10 kg और 20 kg का मास जो है वो एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। देख लीजिए नेग्लिजिबल मास है। तो एक रॉड है हमारे पास जिसका मास कैसा है? नेग्लिजिबल है, इसका मास नहीं है। यहाँ पर एक 10 kg का वेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक 20 kg का वेट लगा हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, ये आंसर जो है हम लोग एक तो फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक शॉर्ट तरीका भी बता सकते हैं आपको, कि आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बताइए, इतना लॉजिक हम यूज कर सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 20 kg के पास होगा। और आपसे पूछा कहाँ से गया है? 10 kg से पूछा गया है। तो 10 kg से तो ये आधे से ज्यादा दूरी पर होगा, यानी यहां पर कहीं होना चाहिए, इसको 20 kg के पास होगा। तो 5 मीटर इसका मिडिल होगा। मेरा लॉजिक सुनिए, 5 मीटर इसका मिडिल होगा। तो मिडिल पे कब होता? जब दोनों वेट सेम होते, तो मिडिल पे नहीं होगा। एग्जैक्टली इस एंड पर भी नहीं हो सकता, 10 मीटर पे भी नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों, 5 मीटर भी नहीं होगा, 10 मीटर भी नहीं होगा, और 5 से कम भी नहीं होगा, 5 से ज्यादा ही होना चाहिए 10 से। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन इसमें मैच करता है जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो आप सॉल्व ना करें और सीधे सेकंड ऑप्शन को टिक कर दीजिए। बहुत ध्यान रखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया करना इस तरह से तो आपका बहुत सारा समय फिजिक्स में बच जाएगा, और काफी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो अब क्या करें? अगर सॉल्व करना है, अब आते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो XCM की वैल्यू कितनी होती है? M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये वैल्यू। ठीक है?
तो अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,0। याद रखिए इसका मास नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। ये वैल्यू कितनी आ गई 200 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कैंसिल होके 20/3 आ गया। तो ये आंसर आ गया। तो देखिए दोनों तरीके से सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, वो भी आसान तरीका है, और थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, और भी इसके क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क पूछा गया। ऑफ अ थिन डिस्क है, देखिए डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो ये डिस्क हमें गिवन है, तो पहले क्या ज्योमेट्री दी है देख लेते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल, तो ये डिस्क का इसके अबाउट, ये नॉर्मल है बच्चों, ऐसे ये ऐसे है और डिस्क ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। इसका इनर्शिया, तो इसका इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सेस के अबाउट कितना होगा, ये जो एक्सेस बनी हुई है। तो पहला वाला हम लोग लिख लेते हैं, इसका इनर्शिया होता है कितना mr²/2, और इसको हम लोग लिख देंगे mk1²। के जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी r/√2, ये आ गया हमारे पास k1। तो पहले वाला केस है द सेंटर एंड इट्स नॉर्मल टू द प्लेन, तो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो r/√2 आ गया। एंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमेट्रिकल, तो डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, डायमीटर तो ये हो गया, डायमीटर ये हो गया। तो हमें इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमें मालूम है कि x के अलोंग और ये y के अलोंग सिमेट्री है, और इस z के अलोंग देखो हम लोग ने अभी फाइंड किया, ये z के अबाउट हमें पता है, ये z स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसके अबाउट iz इक्वल टू ix प्लस iy, और ये दोनों हमारे कैसे सिमेट्रिकल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ iy इक्वल टू mr²/2। तो ये इसके अबाउट कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी mr²/4। तो इस एक्सेस के अबाउट जो डायमेट्रिकल एक्सेस है उसके अबाउट इनर्शिया mr²/4 हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड इनर्शिया आ गया, जो कि हमें इस कंडीशन के लिए फाइंड करना था, mr²/4, और इसको भी हम mk2² लिख देंगे, m से m कैंसिल हो गया, तो ये r/2 आ गया, ये हमारे पास k2 आ गया, ठीक है ना। बस इनको डिवाइड कर देंगे, किसको पहले लिखना है, k1 को, तो आपसे बच्चों k1/k2 पूछा गया है। याद रखिए, देखिए √2:1 भी दिया हुआ है और 1:√2 भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अवेयर रहिए कि क्या पहले दिया है। तो जो पहले लैंग्वेज में लिखा रहता है वो न्यूमिनेटर में है, जो बाद में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए हमने इसको k1 लिखा और इसको k2 लिखा। तो ये वैल्यू आ गई r/√2, और ये वैल्यू आ गई यहाँ पे r, और ये आ गया ऊपर की तरफ 2, तो कैंसिल होके √2:1 आ गया। तो आंसर बच्चों हम लोग का सेकेंड वाला। तो इस तरह से वाला सवाल करेंगे। अब मान लीजिए आपने हड़बड़ी में k2/k1 कर दिया, तो फिर यह आंसर आ जाता। तो ध्यान रखिए सारी चीजों का, है ना, बहुत जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इजी है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो इजी है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m रेडियस r, तो एक डिस्क है हमारे पास पूरी, ठीक है ना, और इसमें से हमने क्या करा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना हिस्सा अलग कर दिया, ये हिस्सा हमने इसमें से कट कर दिया, ये अलग कर दिया, इतना 1/4 पार्ट इसका अलग कर दिया, जो कि यहाँ 90 डिग्री से बना हुआ है। तो अब पूछ रहे हैं कि भाई इसी के अबाउट अभी भी ये रोटेट कर रहा है, सेम एक्सिस के अबाउट ये अभी भी रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इनर्शिया कितना होता है, इनर्शिया होता है इसका कितना इनर्शिया, सेक्टर, और रिंग है, ये रिंग है हमारे पास, है ना, रिंग है। तो रिंग में से आपने इतना हिस्सा इसका गायब कर दिया, कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपने गायब कर दिया, ये वाला सरकमफ्रेंस ही हटा दिया होगा। तो रिंग का इनर्शिया कितना होता है, अगर ये पूरी रिंग होती तो इनर्शिया था हमारे पास mr²। अब आपने इतना हिस्सा इसका हटा दिया, तो जो मास बचा हुआ है वो कितना बचा है, रिमेनिंग मास कितना है, रिमेनिंग मास कितना है बच्चों, रिमेनिंग मास कितना बचा, m-m/4, जितना आपने 1/4 पार्ट ही तो कट किया इसका, बताओ यूनिट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3m/, तो अब जो मास घूम रहा है वो कितना मास घूम रहा है, 3m/4 घूम रहा है, तो इनर्शिया अब कितना आ जाएगा, ये न्यू इनर्शिया कितना आ जाएगा 3/4 mr²। भाई जो मास घूम रहा था वही लिखेंगे, जब उसमें से वो हिस्सा अलग नहीं करा था तो पूरा मास घूम रहा था,
अब ये अलग हो गया तो बचा कितना, 3/4 बचा। तो इसका आंसर बच्चों 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4। तो ये जो लिखा है 3/4 k टाइम्स ऑफ m स्क्वायर, तो 3/4। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये तो बच्चों। अ कांस्टेंट टॉर्क न्यूटन मीटर 100 न्यूटन मीटर एक्ट ऑन अ व्हील ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम लोग लगा देंगे यहाँ पर क्या, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क हमें गिवन है 100 और आई गिवन है 300। तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसी यूनिट में आ जाएगी, एसआई यूनिट में, क्योंकि ये भी एसआई दिया हो और ये भी एसआई दिया, ठीक है ना। अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो अल्फा आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि ओमेगा नॉट हमें 0 दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी 3 सेकंड पे पूछी गई है। तो वी आर यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे यहाँ से, कौन सी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा ये 0 दिया हुआ है, अल्फा 1/3 और टी की वैल्यू भी 3 दी हुई है। तो यू विल गेट ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था। तो ये 1 आंसर इसका बच्चों आ जाता है। आराम से वाला सवाल भी हम लोग ने कर लिया, इजी सवाल है, इजी है ना। इसमें देखते हैं, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है ना, एक स्फीयर है यहाँ पर, याद रखिए स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है, इसका इसके अबाउट इनर्शिया। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ मास m रेडियस r, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर। तो इसका इसके अबाउट कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये ही इसका एक्सिस है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के। तो ये इनर्शिया है, तो यहां से हम इसको m k स्क्वायर k1 स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 पूरे का रूट टाइम्स ऑफ r इक्वल टू k1। ये आ गया k1। टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ थिन स्फीयर, ये हमने अभी फिलहाल किसके लिए लिखा है, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर का इतना, ऑफ द सेम मास एंड द रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखिए हॉलो अगर है, हॉलो स्फीयर है, इफ दिस स्फीयर इज हॉलो, तो इसका इसके अबाउट इनर्शिया कितना आता है, 2/3 mr स्क्वायर होता है अबाउट mr स्क्वायर। इसको भी आप m k2 स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ m से m कैंसिल कर देंगे, तो ये 2/√3 r, ये आएगा पूरे का 2 करेंगे है ना, तो √2/3 इंटू r k2 आ जाएगा। तो आपसे वही k1/k2 पूछा है, तो k1/k2 की वैल्यू ये √5 थी, तो ये √5 इधर आ रहा है और ये √3 इधर आ रहा है, तो √3/5 आ रहा है। तो एक्चुअली में इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है, तो इसलिए बच्चों ये नन ऑफ दिस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा शायद आई थिंक करेक्ट करके लिखा गया है कि कोई भी ऑप्शन उस वक्त भी मैच नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर वैसे k1/2 √3/5 आता है। तो ध्यान रखिए, इस तरह नहीं पूछा इन्होंने तो गलत है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन का ही क्वेश्चन है और कितने सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए ज्योमेट्री ध्यान रखिए, हमेशा शुरू मत कर दीजिए कि ऐसे, क्योंकि बोल्ड हमारा 2 डायमेंशन है, कॉपी आपकी 2 डायमेंशन है, तो आपको देखने में ये स्फेयर है कि डिस्क है नहीं पता लगेगा, वो पढ़ के पता लगेगा। A radius of gyration of a solid sphere of mass m 5 kg about xy। तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता रेडियस ऑफ जायरेशन में, तो 5 kg जो दिया है एज सच, इसका हमारे साथ कोई, हमें नहीं लगता कोई खास यूज होना चाहिए। देखते हैं बाकी क्या यूज होता है। इस 5 मीटर, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको 5 मीटर दिया हुआ है, किस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट। तो पहले हम लोग देखिए इस एक्सेस के अबाउट, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr स्क्वायर। ये आपने शिफ्ट कर दिया इधर, तो इस xy के अबाउट, इस xy के अबाउट इनर्शिया कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, I इक्वल टू ICM प्लस mh स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5 mr स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। और इसको आपने लिख दिया mk स्क्वायर, इसको आपने लिख दिया mk स्क्वायर, वे k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है ना। तो आपसे रेडियस के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो m देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया, m की वैल्यू यहाँ कैंसिल हो गई, k की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, k की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, इस पूरे का आपने रूट कर दिया तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ये तो होगा, बताइए हमने क्या करा, k की वैल्यू पुट कर दी, k ये दिया हुआ है 5,
5 ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 आ गया। अब आपको ये दिया है 5x/√7, तो इससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो 5x/√7 से, तो ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। तो बच्चों ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो ये भी आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के क्वेश्चन इजी ही होते हैं और आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एजर्शन रीजन है, इजी सा ही सवाल है, लेकिन आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए। When a firecracker explode in midair, its fragment fly in such a way that they continue move in the same path. तो भैया उसका जो ब्लास्ट हुआ है, जो रॉकेट है, वो अलग अलग हो गया है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। मान लो ऐसे ब्लास्ट हो गया तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जाएगा, तो जो इधर जाएगा तो सेम पाथ में तो मूव नहीं कर रहे। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेम पाथ में मूव नहीं करते, बल्कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पाथ में मूव करता है। तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन हमारा बच्चों फॉल्स है, ये नहीं सही है, सेंटर ऑफ मास नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो गया। एक्सप्लोजन ऑफ द क्रैकर अगर ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, ऑब्वियसली जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से उसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बच्चों ट्रू है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सॉरी फॉल्स है, और सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट हो गया, पहला वाला सही। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द एनर्जी ऑफ 484 इज स्पेंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील पूछा गया। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, वो हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो जो वर्क डन है, जो वर्क है, जो एनर्जी हमने यूज करी, जो वर्क डन किया वो एनर्जी के फॉर्म में इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वही एनर्जी हमने जो है सप्लाई करी है इसको। तो ये वैल्यू तो हमारे पास बच्चों लिखी है 484 इक्वल टू 1/2, आई भी आप बाहर कॉमन ले लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखिए कितना दिया हुआ है 360, क्या करेंगे इसको 2π/60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 0, ये आ गया 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 12π, ठीक है ना 12π। तो ये हमारे पास आ गया 12π, और इसी तरह से 60 लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2π डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 2π। तो 2π 12π रेडियन पर सेकेंड, तो पहला हमारे पास कितना है 12π का स्क्वायर, और फिर है कितना है 2π का होल स्क्वायर, है ना। ये आपको इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इधर आप ये सॉल्व कर लीजिए। तो 484 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू आई, इसको हम लोग लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 10π, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14π। सॉल्व कर लीजिए, तो आई के लिए हमारे पास यहां से आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 484 2 डिवाइडेड बाय 10π इंटू 14π। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, तो आपके पास, सॉल्व हम नहीं कर रहे, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान से करिएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट kg पर। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में 0.07 भी दिया हुआ है, तो थोड़ा यूनिट का और जो 10 वाला फैक्टर है उसका ध्यान रखिएगा। सॉल्व हो जाता है आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल किसके अलोंग होता है। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से घूम रहा है, मान लीजिए ओमेगा से घूम रहा है, तो जो आपसे पूछा गया है इसमें द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, ठीक है ना, और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो हमें देखिए ये मालूम है v जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन, इसी को हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से a इक्वल टू आर एल्फा क्रॉस आर होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो बताइए अगर ये ओमेगा है या किसी मोमेंट पर अल्फा है, तो इस मोमेंट पे अगर आप देखें तो अगर आप कह रहे हो कि ये ऐसे इसी प्लेन पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा इसका कुछ। तो जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अलोंग द एक्सेस आता है, तो ये ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो इस एक्सेस के अबाउट हमारे पास अल्फा होगा, ठीक है ना। तो अलोंग द एक्सेस ऑफ तो ये किधर होगा, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो भाई कोई रॉड है, अगर थिन रॉड है, और तो इस एक्सिस के अबाउट, हम लोग को भैया इसका इनर्शिया पता होता है, कितना इनर्शिया होता है इसके अबाउट, होता है ml²/12, ml²/12 होता है, ठीक है, ml²/12। तो आपको यही पूछा गया, थिन रॉड मिड पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर होता है, तो एक ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। द लेंथ इज 400 ग्राम। तो याद रखिए सारी चीजें हमें उसी में दी हुई हैं, ये ग्राम सेंटीमीटर में दिया है, सब कुछ वैसे दिया है, आप यही वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर इन सेंटीमीटर। तो ये ml²/12 की वैल्यू, ये ml²/12 की वैल्यू बच्चों हमने 2400 ही दी हुई है, और लेंथ का इसका मास कितना है 400, तो 400 L² डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2400। तो ये L की वैल्यू 2400 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, इसका रूट कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो इजी सा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आता है, लेकिन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.5। तो 8.5 सेंटीमीटर सब सीजीएस में गिवन है, आपको ऑप्शन भी सीजीएस में गिवन है, तो सॉल्व हो जाएगा। वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, केजी मीटर स्क्वायर होता था, ये भी आपको 400 ग्राम दिया हुआ है, हमने सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, एंड आपको ये सॉल्व हो गया जाएगा। तो वैसे आसान से सॉल्व हो जाएगा, देखिए 0 0 हो जाएगा, ये इसको आप डिवाइड करेंगे 24 बाय दिस, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ से इसको 3 से कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 8.5 के आसपास तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आप चाहो तो देख लीजिए, रूट के अंदर कितना आ रहा है, ये 12, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12, और ये 6 × 7 है ना, 7 आ रहा है, तो 8 8 64 होता है, 64 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 8.5 के आसपास आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रोलिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, अ व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ व्हील। याद रखिए ये रोलिंग वर्ड यूज कर लिया, ये रोलिंग है, यानी कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये रेस्ट पर है। द लीनियर स्पीड इज v, और इसकी जो सेंटर ऑफ मास की ये वाली जो वेलोसिटी है ये आपको v दी हुई है, ठीक है ना। ये रोलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वही है यहाँ पे। तो बताइए अगर रोलिंग हो रही है इसमें, तो हमें मालूम है कि रोलिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वो रेस्ट पर होता है, ये रेस्ट पर होता है, और हाईएस्ट पॉइंट इसका कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, 2v से। ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v वेलोसिटी से। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इसकी स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती रहती है। और हाईएस्ट पॉइंट पर रोटेशन का भी सेम सेंस है और ट्रांसलेशन का भी सेम सेंस है, इसलिए वो ऐड हो जाते हैं। बॉटम में ट्रांसलेशन का आगे की तरफ है, रोटेशन का पीछे की तरफ है, इसलिए 0 हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास पे केवल किसका इफेक्ट पड़ रहा है, केवल ट्रांसलेशन का, इसलिए दिया जाता है। तो बताइए ये पॉइंट P था हमारे पास और ये पॉइंट Q है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q, वही P की तो स्पीड ज्यादा है, तो गलत हो गया। पॉइंट P मूव फास्टर देन Q, बिल्कुल सही है। बोथ द पॉइंट P एंड Q मूव विद इक्वल स्पीड, नहीं भैया रोलिंग हो रही तो नहीं होगा। P हैज अ 0 स्पीड, तो ऐसा भी नहीं है। किसकी 0 है, Q की 0 है, तो ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बच्चों इसमें करेक्ट। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। द टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, तो ये दो मासेस हैं, ए और बी मास हैं कुछ, है ना, पार्टिकल हैं, और ये इनिशियली ही रेस्ट पर है, इनिशियली दे आर रेस्ट। तो अगर ये रेस्ट पर हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट पर है। अब दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल फोर्स की वजह से अब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। एट द इंस्टेंट व्हेन दे मूव एट द स्पीड v एंड द पार्टिकल b इज 3v, ठीक है ना।
द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो भैया ये एक दूसरे के ए बी पर फोर्स लगा रहा है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, पूरे सिस्टम का जो टोटल फोर्स है वो अभी भी 0 है। तो ये दोनों अपने इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में या उसकी जो भी स्थिति थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो ऑप्शन बच्चों 0 ही आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती। 2025 का सवाल है, 2025 में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इनिशियली आपको आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। जनरली नीट में नहीं आए पहले। द सन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 डेज। तो अपनी एक्सिस के अबाउट जो है, जो सन जो है वो रोटेट कर रहा है कितने दिनों में? 27 डेज में। अभी मान लेते हैं सन का रेडियस r है और इसका जो टाइम दिया हुआ है अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए वो 27 दिन दे रखे हैं। What will be the period of revolution if the sun were expand to twice of its radius? अब वो कह रहे हैं कि भाई सन का रेडियस बढ़ा के 2r कर दिया जाए, ठीक है ना। अब कितना समय लगेगा इसको करने में? t डैश मान लेते हैं। विदाउट, अब देखिए क्या लिखा है, यहां से आता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी हमने उसके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कोई भी चेंज नहीं किया है, यानी बाहर से हमने कोई भी फोर्स, किसी भी तरह का कोई टॉर्क नहीं लगाया हुआ है। तो अगर बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करा है तो इसमें क्या होगा? कोई टॉर्क नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो टॉर्क भी नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्लिक कर जाना चाहिए बस आपको, यही इसकी खास बात है कुछ सवाल की, कि आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। क्या होता है भैया? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले इतना था, बाद में इतना। और ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, टी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो I1 2 पाई बाय T1 इक्वल टू I2 2 पाई बाय T2, ये लिखेंगे, ये तो करेंगे, और तो कुछ करना नहीं। तो अब जरा देख लेते हैं इसको हम लोग, इसको जरा रब करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो अब हमें बताइए क्या करें यहाँ पर। तो इनिशियल, तो अब क्या करें? I1 इनर्शिया कितना होता है बताइए? पहले जब ये था तो इनर्शिया कितना था? सॉलिड स्फीयर है तो ये होता है 2/5 mr²। तो इनिशियल इनर्शिया हो गया इसका 2/5 mr², और हो गया 2 पाई बाय टी, टी की वैल्यू 27 डेज, ये आ गया इक्वल टू 2/5 m, रेडियस कितना कर दिया इसका? 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर 2 पाई बाय टी लिख दिया। अब टी हमें फाइंड करना है, तो अब इसको जरा देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। 2/5 mr², ये कैंसिल हो गया, 2 बाई कैंसिल हो गया, तो 2/5 m, ये 2 पाई, और ये r² भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ? 4। तो ये 1/27, ये बचा 4 और डिवाइडेड बाय टी, ये r² भी बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 विच इज 108। तो 108 दिन जो है ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वाला सवाल आराम से हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, है ना, हर चीज का। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए 2025 में पूछा गया है, और ये जेईई मेंस लेवल का वैसे तो क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन नीट लेवल पे के हिसाब से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg। तो कह रहे हैं कि भाई एक रॉड है हमारे पास जो कि लीन करी गई है किसी इसके अबाउट, है ना। इस रॉड को हमने ऐसे लगा रखा है, ठीक है ना। इस रॉड को हमने कुछ ऐसे यहां से यहां तक ऐसे लगा रखा है, ये रॉड लगी हुई, ठीक है ना, ये रॉड है, और ये इसकी जो है वॉल है, यहाँ पर ये दीवार है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो बताना, एक यहाँ पर आपको एक N1 मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल की क्या कंडीशन होती है? जिस सरफेस पे वो रखा है उसके परपेंडिकुलर। द नॉर्मल इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। एक नॉर्मल बच्चों यहां से लगेगा, और क्या लगेगा? और इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा और एक वेट लगेगा। वेट इसके मिडिल से लगेगा mg। अब आप बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन इसमें इस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
तो इसमें दो जगह ये रॉड टच कर रही है, एक बार ग्राउंड को कर रही है, एक दीवार को, तो N1 N2 लगा दिया। इसका वेट लगेगा, एक mg लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा। देखिए फ्रिक्शन इधर ही लगेगा क्योंकि जो रॉड है वो स्टेबल है, तो N1 तो इधर ही लगेगा। अब इस N1 को काउंटर करने के लिए किधर फोर्स लगेगा? अगर आप कहोगे कि फ्रिक्शन आगे लगेगा तो N1 भी आगे, फ्रिक्शन भी आगे, तो रॉड को रोकेगा कौन आगे ले जाने से? कोई नहीं ले, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो बताइए अगर इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखें और रॉड मूव नहीं कर रही है, रॉड जो है वो हमेशा रेस्ट पर है, तो ना तो इसमें रॉड में ट्रांसलेशन मोशन है ना रोटेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यानी हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है इसमें, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम कंडीशन लिखें यहाँ पे, तो N1 की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी और N2 की वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल के फोर्स लिखे हैं, ये वर्टिकल के फोर्स लिखे हैं, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आपको बताना क्या है? फ्रिक्शन बताना है, ठीक है ना। अब बात आती है दूसरी हमारे पास, वो आती है हमारे पास क्या, कि हमें क्या करना है इसमें। अब इसमें हमें बताना है, इनसे तो काम बनेगा नहीं, फ्रिक्शन तो यहां से बच्चों निकलेगा नहीं, तो अब हमें क्या बताना पड़ेगा इसमें? अब हमें बताना पड़ेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर यूजिंग द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। तो बताइए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना आसान है? अब ये सारी चीजें हम लोग को आनी चाहिए, ये पहले से पता होता है अगर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने लगाए। तो वैसे तो हमें फ्रिक्शन निकालना है, तो अगर देखा जाए बच्चों इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें? इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालें तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। कोई फोर्स अगर यहां से पास कर रहा है और यही एक्सिस है इसकी, लाइन ऑफ एक्सिस अगर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करती है तो टॉर्क कितना हो जाता है? जीरो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो अगर आर जीरो है तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, भले कितना फोर्स आप लगा दीजिए, अगर आर जीरो है तो फोर्स जीरो। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बच्चों टॉर्क N2 का भी जीरो होगा और फ्रिक्शन का भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि निकालना हमें फ्रिक्शन है, लेकिन हमें ये मालूम है इस फ्रिक्शन की वैल्यू N1 के ठीक बराबर है। ये कहां से पता है? ये वाली वैल्यू पता है। तो अगर हम N1 की वैल्यू निकाल लें और N1 ही हमारा F के बराबर है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करें? इसका टॉर्क निकाल लेते हैं। तो बताइएगा इसका टॉर्क हम लोग कैसे निकालें यहाँ पर? तो इसको बनाते हैं जरा हम लोग फिर से एक बार, ठीक है ना। तो अब टॉर्क हमें निकालना है किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया था, क्या लगा था? ये क्या लिखा हुआ है? N1, ये लिखा है N2। तो ये N1 हमने लिख दिया, ये N2 लिख दिया, ये फ्रिक्शन लगा दिया और यहाँ पर इसका वेट mg लगा दिया। अब जरा देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ हमें। ये हमें देखिए 20 kg की रॉड है 5 मीटर लीन है और एंगल 60 डिग्री है। तो भैया एंगल 60 डिग्री है इसका, तो एंगल कहाँ से 60 डिग्री है? एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। और रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर की। और रॉड का जो मास है वो कितना दिया है? 20 kg का मास है रॉड का, 20 kg। ये हमने डेटा यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करा जाए? तो ये तो इसका मिडिल पॉइंट है, तो बताइए इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट वी आर टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट ए लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क ऑफ N2, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, दोनों का कितना हो जाएगा? जीरो, जो अभी आपको रीजन बताया। अब mg का टॉर्क देखिए कितना होगा, तो हमें ये लेंथ निकालनी होगी, ये लेंथ। तो ये लेंथ कितनी है बताना? ये कितना है? 5 मीटर। तो ये अगर टोटल लेंथ इसकी l है तो ये l/2 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। तो ये लेंथ कितनी आ गई यहां से यहां तक की? बताइए l/2, l/2 sin 60, तो ये आ गया l/2 sin 60। तो टॉर्क ऑफ mg कितना आ गया हमारे पास? mg l/2 sin 60। किस पॉइंट के अबाउट? इसके अबाउट। ये फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है फोर्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उससे उस फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर तो बच्चों यही लाइन होगी हमारे पास, ये लाइन होगी। तो ये मिडिल पॉइंट है क्योंकि ये मिडिल है, सेंटर ऑफ मास है इसका। तो यहाँ से दूरी इसकी l/2 हो गई, टोटल लेंथ l है, अभी हम पुट कर देंगे बाद में। ये 60 तो ये भी 60 हो गया, तो ये साइन,
तो mgl/2 आ गया। अब टॉर्क हम निकालेंगे n1 की वजह से। अब n1 ये है n1 बच्चों ये रहा, n1 ये है हमारे पास। तो इससे अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आएगा। तो ये लेंथ कितनी आएगी बताइए, ये लेंथ इसके बराबर ही तो आएगी, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर ही आ जाएगी आपके पास। तो ये लेंथ कितनी बताइए, ये टोटल l और ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई l cos 60, l cos 60, ठीक है ना। cb लेंथ कितनी आ गई, cb की वैल्यू आ गई l cos 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 मल्टीप्लाइड बाय l cos 60, l cos 60, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये 60 है, ठीक है। इस तरह से इतनी मैथमेटिक्स। अब ये दोनों टॉर्क कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि रॉड मूव नहीं कर रही। तो बताइए ये वाला जो है, अगर ऐसे रॉड लगी हुई है तो ये वाला जो mg है वो इसे इस सेंस में टॉर्क दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस सेंस में, इस डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क दे रहा है, और ये इसको इस तरह से टॉर्क दे रहा है, ठीक है ना। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए ये दोनों के टॉर्क बराबर हो जाएंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से, तो बाय यूजिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क ड्यू टू mg शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू n1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो mg l/2 sin 60 विल बी इक्वल टू n1 l cos 60। तो l से l तो बच्चों कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये mg हमारे पास कितना दिया था, तो ये mg/2 sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2 इक्वल टू n1 की जगह हम क्या लिख सकते थे, फ्रिक्शन cos 60 1/2। तो ये 2 भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये फ्रिक्शन आ गया। और ये mg कितना दिया हुआ हमें 20, तो ये वैल्यू आ गई 200। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, तो ये आ गया 100। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रिक्शन आ गया 100√3। समझ में आ गया, ये n1 की जगह फ्रिक्शन हमने रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि n1 देखिए कितना है, n1 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर ही है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हम लोगों ने देख लिया था कि n1 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, तो वहां से वही यूज कर लिया। तो भाई ये आना चाहिए आपको, अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो ज्यादा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इस पॉइंट के अबाउट कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, वो टोटल फोर्स 4 लग रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट दो टॉर्क, दो फोर्स से दोनों का 0 हो गया। आप इसके अबाउट लिखेंगे तो आपको 3 फोर्स लिखने पड़ेंगे, सेंस भी देखना पड़ेगा, कोई भी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसके अबाउट लिखेंगे तो इन तीनों का टॉर्क आएगा। तो ये थोड़ा सा चीजें प्रैक्टिस से ही आती है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अच्छा सवाल था ये। सो देखते हैं बच्चों, ये 2025 का क्वेश्चन, ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए और इसको आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है लेकिन हो जाएगा। वो कह रहे हैं स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट। तो भैया ये जो पार्ट आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है, एक तो ये 3 डायमेंशनल है, स्फीयर है, तो आप मेरे साथ देखिए, ध्यान रखिए क्या दिया हुआ है, ये स्फीयर दिया हुआ। इस कट, इस पार्ट को, जो अनशेडेड पार्ट है, काला हिस्सा दिख रहा है, ये हमने इससे अलग कर दिया, इस बड़े वाले स्फीयर से अलग कर दिया, ठीक है। बड़े वाले, और ये कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है 2r। तो जो हमने कट किया है उसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया। इतना समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो ये छोटा वाला जो स्फीयर है, ये जो हिस्सा है हमारे पास इसका, ठीक है ना, इस वाले हिस्से का, ठीक है ना, किस एक्सिस के अबाउट, इस वाई एक्सिस के अबाउट, इस वाई एक्सिस के अबाउट ये जो कट किया है, इसका इनर्शिया, यानी कि ये कुछ छोटा वाला है, और इसका हम इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालेंगे। और जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, जो शेडेड पार्ट है, उसका इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालेंगे, और फिर उन दोनों का रेशियो लेंगे, ठीक है। आगे समझ में इतना। तो पहले हम भैया ये देख लें कि ये जो हमने पार्ट कट किया है इसका मास कितना है, क्योंकि ये स्फीयर है तो जो मास है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक बड़ा स्फीयर है, इसका मास मान लेते हैं m है, और इसका रेडियस बच्चों कितना है 2r है, बताओ 2r ही तो दिया था यहाँ पे, 2r दिया हुआ है, मेरे रेडियस दिया हुआ है। तो इसका हम लिख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई 4/3 पाई r क्यूब, और इस पूरे का मल्टीप्लाइड बाय 8, ये वैल्यू आ जाएगी, बताओ यहाँ से। तो ये आ गया वॉल्यूम हमारे पास बड़े वाले का, बिगर वाले का, बिग वाले का। और स्मॉलर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर वाले का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि भाई उसका तो रेडियस r ही दिया हुआ है, देखो रेडियस r दिया है इसका। तो जो इस रेशियो,
ठीक है ना। अगर आप इन दोनों में डेंसिटी, तो दोनों की डेंसिटी तो बराबर है, तो जो मास है वो कितने टाइम्स हो गया, तो मास जो है जो हमने कट किया स्मॉलर वाले का मास वो m/8 हो गया। 8 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है ना, पूरे का वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स है। अगर छोटे वाले का मास m है तो बड़े वाले का मास 8 टाइम्स m है, तो बड़े वाले का मास अगर m है तो छोटे वाले का 1/8 मास हो गया। तो जो पार्ट हमने बच्चों इसमें से कट किया उसका मास कितना आ गया, m/8 आ गया। तो पहले तो हमें मास निकालना पड़ेगा कि जो हमने कट किया वो कितना होगा। अब आते हैं फिर से, तो बताइए इसका हमें इसका मास पता लग गया कितना है, m/8, ठीक है। तो अब इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट ये हमें पता है, इस एक्सेस के अबाउट आपको इसका इनर्शिया निकालना है, और इस एक्सेस के अबाउट, इस पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट अभी इनर्शिया हम फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास है। फिर हम क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सेस फिर हम लगा देंगे। तो भाई याद रखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका रेडियस कितना था r, इसका मास कितना है m/8, तो इसके अबाउट इनर्शिया कितना आता था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया आता था, फॉर्मूला लिख दें अगर हम तो आता था 2/5 mr², तो m/8 r², तो r² आ गया, ये आ गया। इसका मास, फॉर्मूला क्या था, इनर्शिया कितना होता था 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता था। m कितना, लेकिन इसका तो मास बच्चों m/8 ही है ना। देखो ये जो हमने पार्ट इसमें से अलग किया इसका मास कितना है, m/8, इसका मास कितना था m, तो इसका मास जो हटाया है इसका मास कितना है m/8। तो अभी हम केवल इसका निकाल रहे हैं इस एक्सेस के अबाउट, है ना। अब आपको यहां से पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया r, तो i y एक्सेस के अबाउट कितना आ जाएगा 2/5 m/8 इंटू r² प्लस mr², तो लेकिन इसका मास तो m है मल्टीप्लाइड बाय r², तो यहां से हम क्या करेंगे m/8 r² कॉमन ले लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 2/5 प्लस 1, तो ये आ गया 7/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7 mr² डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5। अभी हम फिलहाल ऐसे ही लिखते रहे इसको। तो ये इनर्शिया हमारे पास पहले वाले हिस्से का आ गया, किसका आ गया, ये इनर्शिया आ गया, इसका, इस वाले का इनर्शिया आ गया, ठीक है ना। क्या द रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू, ठीक है ना, तो स्मॉलर स्फीयर का भी हमारे पास इनर्शिया आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इस बड़े वाले का इनर्शिया। तो बताइए अगर इसको हमने कट नहीं किया होता, अगर इसको हमने कट नहीं, अगर इस स्फीयर को हमने कट नहीं किया होता तो इसके अबाउट इसका इनर्शिया, इसका याद रखिएगा, इसका रेडियस कितना है 2r है, इसका मास m है, इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया कितना होता, कितना होता, अगर कट नहीं किया होता तो इनर्शिया कितना होता, तो वो वैल्यू होती है हमारे पास i, जब इसको हमने कट नहीं किया था, अनकट किया था, तो ये वैल्यू कितनी थी 2/5 m 2r का स्क्वायर, ये तो था इसमें से, ठीक है ना। अब आपने जो इसको कट किया है, जिस हिस्से को यहां से कट किया है, आपने इसमें से ये वाला हिस्सा कट कर दिया, तो जो आपने इसमें से कट किया इसका इनर्शिया, इस वाले स्फीयर का इनर्शिया इसके अबाउट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका इनर्शिया इसके अबाउट लिखेंगे और माइनस कर देंगे, तो आई ऑफ रिमेनिंग क्या होगा, आई ऑफ रिमेनिंग इक्वल टू आई जब अनकट किया था सेम एक्सिस के अबाउट माइनस इनर्शिया ऑफ कट पार्ट, जो पार्ट आपने कट किया है उसका इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट। याद रखिए इनर्शिया ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो सेम एक्सिस के अबाउट है। तो जो पार्ट हमने कट किया उसका इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, और जब कट नहीं किया था तो इतना इनर्शिया था, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है उसका इनर्शिया मिलेगा। तो जो हम लोग ने कट किया है उसका इनर्शिया अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा था, कितना आ रहा था 7, ये कट किया ना, जो कट किया था उसका इनर्शिया इसके अबाउट कितना आ रहा था 7 mr²/40, है ना। तो ये लिख देंगे, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसकी कितनी लिखेंगे -7 mr²/8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमने अभी लिख दिया, और जब था तो कितना था ये 2/5 m इंटू 4r², तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वाला, ठीक है, ये आ गया रिमेनिंग वाला। तो इसमें से हम mr² कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, mr² कॉमन ले लिया तो ये आ गया 8/5 -7/8 इंटू 5। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 8 इंटू 5, तो ऊपर कितना आ गया 8 इंटू 8 -7,
ये आ गया हमारे पास mr², ये आ गया i रिमेनिंग, ये रिमेनिंग पार्ट आ गया जो हमें फाइंड करना था। तो 64 माइनस 7 अगर करेंगे 88 इंटू 8 64 माइनस 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, mr²। 64 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 57, है ना, 57 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5। तो ये देखिए रिमेनिंग का आ गया था हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया था इसका। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो किसका रेशियो देखिए पूछा है, समझ में आ गया। ये 7mr², 8 इंटू 5, और ये कितना है mr², 57, 8 इंटू 5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो ये mr², 8 और 5 कैंसिल हो जाएगा, इसमें केवल 57 बचेगा। और इस वाले हिस्से में देख लीजिए mr², 8 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। तो इन्हीं का रेशियो बस आपको इसमें देखिए लेना था। तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा और 57 आएगा। तो ये आंसर हमारा बच्चों आ गया आंसर। तो 7:57, इन्हीं दोनों का इनर्शिया बस आपको लिखना था, ठीक है ना, इसी का इनर्शिया लिखना था। एक ये इनर्शिया लिखा है हमें, बस ये वाला इनर्शिया लिखा है, ये बाद वाला इनर्शिया लिखा, तो ये वैल्यू आई ऑफ रिमेनिंग लिख देंगे बाद में यहाँ पर, और ये सॉल्व होके इतनी वैल्यू आई। खैर इतनी वैल्यू आ गई, आगे समझ में। एक में जो mr² और जो नीचे आ रहा था 8 इंटू 5 वो दोनों में आ रहा था, एक में ऊपर 7 आ रहा था और एक 57 आ रहा था। जब डिवाइड करेंगे तो बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 बचेगा और 57 बचेगा। तो ये ऑप्शन केवल फर्स्ट ही बचा है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे रोटेशन मोशन में, वो सारे हम लोग ने कर लिए। ये चैप्टर फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में ही आता है, और नीट वालों के लिए तो थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली 2025 के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके पास समय है। नहीं तो जितने क्वेश्चन अभी हम लोग ने डिस्कस करे इन क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से कर लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चंस को पॉज करके दोबारा अपने आप से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता है तो इसको सॉल्यूशन इसका देखिए। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक